हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं जो कि रिवाइज सिलेबस है 2023 एग्जामिनेशन के लिए। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसमें इम्पॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जिसमें हमको पढ़ना है शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हमको कॉटन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल पढ़ना है। जूट टेक्सटाइल रिड्यूस हो चुका है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़नी है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पढ़नी है और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी है। अब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हमें टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री पढ़नी है और राउरकेला पढ़नी है। ठीक, पहले इसमें भिलाई था, विशाखापत्तनम था, ये सब अब नहीं है। मॉडल क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये 2023 के स्पेसिमेन पेपर से है, इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि किस तरीके से पेपर आएंगे। तो अब पार्ट 1 में भी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने लगे हैं, तो वहां से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे कि इंडस्ट्रीज आर आल्सो नोन एज हाउस होल्ड इंडस्ट्री। 4 क्वेश्चन है। बेसिक इंडस्ट्री, 4 ऑप्शन है, बेसिक इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। इसमें से आपको बताना है। अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो इसका आंसर मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है वहां से, राउरकेला स्टील प्लांट वाज बिल्ट विद द कोऑपरेशन ऑफ यूएसएसआर, जर्मनी, जापान और फ्रांस। फिर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपके इंडस्ट्री के चैप्टर से आएगा। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा, थर्ड और फोर्थ 3 मार्क्स का रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म्स। पहला है उसमें एंसिलरी इंडस्ट्री, दूसरा है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, यानी इनको एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, मेंशन 2 प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर टाटा स्टील गेट्स इट्स सप्लाई ऑफ कोल, आयरन एंड वाटर सप्लाई फ्रॉम। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फॉर एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रिसर्च। ठीक, तो इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें 2 टर्म्स को जान लेते हैं कि इंडस्ट्री क्या होती है और इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से कंसर्न करती है। मतलब कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करे, ठीक, वो अपने आप में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ही जाएगी और उस चीज को हम क्या कहेंगे, इंडस्ट्री कहेंगे। ठीक है, इंडस्ट्री जो है वो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में आती है। ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का एक ऐसा पीरियड है। क्या है इंडस्ट्रियलाइजेशन? एक ऐसा पीरियड है, किस चीज का? सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का, जो ट्रांसफॉर्म करता है ह्यूमन ग्रुप को एक एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में। कैसे? जैसे मान लो ये एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड रहा है। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के पहले जो ह्यूमन सोसाइटी थी वो एग्रेरियन थी। ठीक, मतलब वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी, हंटिंग पे डिपेंड थी, फॉरेस्ट गैदरिंग पे डिपेंड थी। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब फिर क्या हुआ? अच्छा, इधर वाले जो सेक्टर थे इनको प्राइमरी सेक्टर बोलेंगे या प्राइमरी एक्टिविटीज बोलेंगे, तो इन पे ये डिपेंड थे। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इन सब चीजों की प्रोसेसिंग हुई और वो आ गया इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है, यानी अब यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर आ गया। ठीक, तो कुल मिलाकर के इसमें क्या हुआ कि एक ऐसा पीरियड आया जिसमें एक ऐसा सोशल और इकोनॉमिक चेंज हुआ जिसने ह्यूमन ग्रुप को एग्रेरियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक, चलो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जो कि आपके सिलेबस में था, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन कई सारे बेसिस पे करते हैं, जैसे रॉ मटेरियल के बेस पे, प्रोडक्ट के बेस पे, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेस पे, ऑनरशिप के बेस पे, लोकेशन एंड मार्केट के बेस पे और फिनिश्ड प्रोडक्ट के बेस पे। ठीक, रॉ मटेरियल के बेस पे, रॉ मटेरियल का मतलब हुआ कि इंडस्ट्री कहाँ से रॉ मटेरियल लेती है उस बेस पे। तो एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, एनिमल बेस्ड और फॉरेस्ट बेस्ड। अगर प्रोडक्ट की बात करें, मतलब कैसा वो प्रोडक्ट निकालती है, क्या प्रोड्यूस करती है, तो उस पे लाइट इंडस्ट्री और हैवी इंडस्ट्री। अगर इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर पे बात करें तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में एमएसएमई बोलते हैं। ठीक, एम फॉर माइक्रो, एस फॉर स्मॉल और एम फॉर मीडियम और ई फॉर इंटरप्राइज होता है, जो कि इंडस्ट्री के लिए है। ऑनरशिप के बेस पे, यानी कंपनी का मास्टर कौन है, कंपनी है किसकी, उस बेस पे प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर, ये 4 टाइप की होती है।
लोकेशन एंड मार्केट के बेस पे विलेज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री होती है। फिनिश्ड प्रोडक्ट के बेस पे प्राइमरी और बेसिक इंडस्ट्री, सेकेंडरी और कंज्यूमर इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री और एंसिलरी इंडस्ट्री। ठीक, अब चलो इनको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने पहले भी बताया कि रॉ मटेरियल की बेसिस का मतलब ये हुआ कि कोई भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल अपना कहाँ से लेती है, यानी किस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करेगी। तो उस बेस पे देखो, इंडस्ट्री अगर अपना रॉ मटेरियल ले रही है एग्रीकल्चर सेक्टर से तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड। अगर वो अपना रॉ मटेरियल ले रही है मिनरल्स को तो उसको बोलेंगे मिनरल बेस्ड। अगर वो अपना रॉ मटेरियल ले रही है एनिमल्स से, यानी एनिमल्स से प्रोवाइड रॉ मटेरियल ले रही है तो उसको बोलेंगे एनिमल बेस्ड। और अगर वो अपना रॉ मटेरियल फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स से ले रही है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड। ठीक, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्रो बेस्ड के एग्जाम्पल हैं आपके जैसे शुगर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। शुगर केन के फॉर्म में एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। ठीक है, टेक्सटाइल में काटन, जूट, सिल्क, इन सब के फॉर्म में एग्रीकल्चर से आता है। मिनरल बेस्ड में बात करेंगे तो आयरन स्टील इंडस्ट्री इसका एग्जाम्पल है, हैवी इंजीनियरिंग एग्जाम्पल है, मशीन, टूल, सीमेंट, ये सब किस पे बेस है, मिनरल्स पे बेस है, चाहे वो मेटेलिक मिनरल हो या नॉन मेटेलिक हो। एनिमल बेस्ड पे बात करेंगे तो वूलन, आपको पता है सीप पे, याक पे, सब पे डिपेंड है। सिल्क वार्म पे डिपेंड है। डेयरी प्रोडक्ट ऐसे एनिमल्स पे डिपेंड है जो मिल्क देते हैं। स्किन और लेदर प्रोडक्ट है, पोल्ट्री फार्म है, ये सब एनिमल बेस्ड है। फॉरेस्ट बेस्ड पे जैसे रबर इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री, वुड रबर इन सब का यूज करके इनसे इंडस्ट्री बनती है, जैसे रबर इंडस्ट्री हो गई, पेपर इंडस्ट्री हो गई, प्लाईवुड इंडस्ट्री हो गई। ठीक, अब प्रोडक्ट के बेसिस पे यानी वो कैसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, तो जो लाइट वेट का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है उन्हें लाइट इंडस्ट्रीज कहते हैं, जैसे साइकिल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब। और जो हैवी प्रोड्यूस करती है उन्हें हैवी इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो हैवी इंडस्ट्री है। अब इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के बेस पे इंडस्ट्री 3 टाइप्स की होती है जिनको शार्ट में एमएसएमई बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया। इसको याद करना आसान है। माइक्रो होता है जिसमें इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड टू 1 करोड़ और टर्नओवर डज नॉट एक्सीड टू 5 करोड़। देखो, इन्वेस्ट 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़, 1 into 5। ठीक, इन्वेस्टमेंट और इसके बीच में 5 मल्टीपल का डिफरेंस है। यहाँ पर स्मॉल में 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़, देखो 10 into 50 यहाँ पर भी हो जा रहा है, तो याद करने के लिए मैं बताए दे रहा हूँ। ठीक है, तो 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट, 50 करोड़ टर्नओवर, और यहाँ पे 50 करोड़ इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे भी 50 into 5 करोगे तो यहाँ पर भी 250 हो जाएगा। तो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ का टर्नओवर। ठीक, अब ऑनरशिप के बेस पे यानी मालिक कौन है, तो प्राइवेट सेक्टर में ये होता है कि ये किसी इंडिविजुअल द्वारा या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ऐसी इंडस्ट्री रन करी जाती है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री आपको पता ही है किसकी है, इन्फोसिस, विप्रो, ये सब प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं। पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो इन्हीं को दरअसल हम गवर्नमेंट सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, या सरकारी कंपनी जिनको बोलते हैं। अब इसमें यह नहीं है कि 100% इसमें गवर्नमेंट का होता है, 50% से ज्यादा शेयर जिसके भी होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, जिसके भी 50% से ज्यादा शेयर होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो राइट्स है वो उसके पास होते हैं, इसीलिए वो इंडस्ट्री उसी की मानी जाती है। तो जिन इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट का 50% से ज्यादा शेयर होता है वो पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्री या गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज बोली जाती हैं। अगर इसके एग्जांपल देखेंगे तो वो आपके हैं भेल, BHEL, फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, फुल फॉर्म याद कर लेना। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। ठीक, फिर ज्वाइंट सेक्टर की बात आती है। ज्वाइंट सेक्टर का मतलब ये हुआ जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर और गवर्नमेंट दोनों के द्वारा, मतलब फर्स्ट जो प्राइवेट आप पढ़े हो, पब्लिक पढ़े हो, वो तो जब मिला करके कोई इंडस्ट्री रन करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेक्टर की इंडस्ट्री बोलते हैं। इसी में शेयर का पार्टी जो है पार्टीशन रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा लिमिटेड एंड इपी टाटा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड। ठीक, ये इस्टेब्लिश करी गई है टेल्को और टिस्को के साथ में। ठीक है, चलो अगला है बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एंड मार्केट, यानी कहाँ पे वो लोकेट है। ठीक, और उनका मार्केट क्या है। मार्केट चाहे वो अपने रॉ मटेरियल के लिए जिस मार्केट पे डिपेंड हो या उनका प्रोड्यूस जिस मार्केट में जाता हो, इन बेसिस पे। ठीक है, तो ये 2 टाइप की होती है, विलेज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। विलेज इंडस्ट्री ये
लोकल मार्केट की बेसिक नीड को फुलफिल करती है। यहीं से आप इसका की टर्म पकड़िएगा, विलेज इंडस्ट्रीज जो है वो लोकल मार्केट की बेसिक नीड को क्या करती है, फुलफिल करती है, और इनके जो रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट इनका है वो लोकल लोकल एरिया से ही पूरा हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपके हैंडलूम्स हैं, पॉटरी मेकिंग यानी जो बर्तन बनाने होते हैं मिट्टी के वो हैं, कॉटेज इंडस्ट्री जो है इसी को हम हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं। अब जरा पीछे आ जाओ और आप यहाँ पर देख लो, स्पेसिमेन में ये क्वेश्चन आपका देखो आया हुआ है कि किस इंडस्ट्री को हाउस होल्ड इंडस्ट्री कहते हैं, तो देखो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कॉटेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो अब कॉटेज इंडस्ट्री को हाउस होल्ड इंडस्ट्री बोलते हैं, इसका मतलब यही हुआ कि इस इंडस्ट्री में एक परिवार के सारे लोग मिलकर के ऐसी इंडस्ट्री को रन करते हैं। ठीक है, जैसे कारपेट वीविंग हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गया, ये सब। ठीक, अब लास्ट है फिनिश्ड प्रोडक्ट के बेस पे। तो पहली इंडस्ट्री प्राइमरी या बेसिक इंडस्ट्री। ठीक है, इसको ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कोर इंडस्ट्री होती है जिसके प्रोड्यूस पे दूसरी इंडस्ट्रीज डिपेंड करती है। जैसे अगर आप आयरन इंडस्ट्री की बात करोगे या पेट्रोलियम इंडस्ट्री की बात करोगे, तो यहाँ से जो प्रोड्यूस निकलेगा उस पर दूसरी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश होगी। कैसे? जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री से कोई मशीन बनेगी, और जब कोई मशीन बनेगी तो वही मशीन किसी इंडस्ट्री में जाके यूज होगी तो अगली इंडस्ट्री रन करेगी। चाहे शुगर इंडस्ट्री की बात कर लो तो शुगर इंडस्ट्री में मशीन कहाँ से आएगी, इसी इंडस्ट्री से आएगी। पेट्रोलियम, जहाँ पे पेट्रोलियम की इंडस्ट्री होगी वहीं से जो प्रोडक्ट्स निकलेंगे वो अगले को एनर्जी देंगे, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, इस तरीके की इंडस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश होती है। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी या कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी के बाद ही सेकेंडरी आता है, और वही वो जो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज होती हैं वही कंज्यूमेबल प्रोडक्ट बनाती है, इसीलिए इसको कंज्यूमर इंडस्ट्री भी बोलते हैं। ये प्राइमरी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, और फिर जो प्रोडक्ट बनाती है वो कंज्यूमर्स उसको डायरेक्ट यूज करते हैं। इसी का एग्जांपल वही टेक्सटाइल है और शुगर है, जैसे कि मैंने यहाँ पे शुगर का एग्जांपल आपको दिया था। टर्शियरी की बात करोगे तो टर्शियरी सेक्टर, जैसे कि इकोनॉमी में है टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी एक्टिविटी वो सर्विस सेक्टर से बिलोंग करता है। तो ये प्रोवाइड पब्लिक यूटिलिटी बेस्ड सर्विस लाइक रेलवे, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब। एंसिलरी, एंसिलरी सेक्टर में क्या होता है कि ऐसे टूल्स, कंपोनेंट और मशीन्स मैन्युफैक्चर करते हैं जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट में होता है। एक चीज जानिएगा कि इसको कभी प्राइमरी इंडस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये छोटे छोटे कंपोनेंट बनाती हैं दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए, और ये बेसिक इंडस्ट्री ही होती है, पूरा मशीन बनाती है, और उस मशीन पे कोई इंडस्ट्री जो है फ्लोरिश करती है। अब एक ऐसे कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे मान लो कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उसके लिए टायर, बैटरी, ब्रेक, हेडलाइट, मिरर, ये सब बनाने का काम जो इंडस्ट्रीज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एंसिलरी इंडस्ट्री बोलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। जैसे मान लो आप में से कोई एक लोग हो और इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहते हो, आपको इस प्लेस पे, ए प्लेस पे एक इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो भाई आप वहाँ पे क्या क्या देखोगे, क्या क्या आप फैसिलिटीज देखोगे कि आप वहाँ पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश करोगे। ये चीज अभी हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे, और फिर अभी जब आप आगे पढ़ोगे तो जो भी सिलेबस में आपके इंडस्ट्रीज है उन सब पे चीज अप्लाई होगी। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन है उसमें रॉ मटेरियल है, क्लाइमेट है, वाटर सप्लाई है, एनर्जी है, ट्रांसपोर्ट है, लेबर है, मार्केट है, कैपिटल है, और गवर्नमेंट पॉलिसी। 9 पॉइंट ऐसे हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे जब भी अपनी इंडस्ट्री को लोकेट करना चाहोगे, कहीं स्टेब्लिश करना चाहोगे। ठीक, अच्छा, अब इनका क्या, कैसे क्या इम्पैक्ट है, चलिए इनको देखते हैं। अगर बात हम रॉ मटेरियल की करेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री के अगर नियर बाई रॉ मटेरियल अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को रिड्यूस करने का मतलब है फाइनली उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वही रिड्यूस हो जाएगा, और इससे कम लागत में कोई भी चीज तैयार हो जाएगी। भाई मान लो यहाँ पे एक इंडस्ट्री में स्टेब्लिश कर रहे हैं, अगर इसका रॉ मटेरियल यहाँ है और रॉ मटेरियल यहाँ है, या रॉ मटेरियल यहाँ है, तो और इसका हम नाम दे देते हैं, ये सिचुएशन ए की है, ये बी की सिचुएशन है, सी की सिचुएशन है। आप ही बता दो इंडस्ट्री किस जगह पे सही रहेगी, यहाँ पे जहाँ पे इस समय है सी वाले पोजीशन पे सही है कि ए वाले पे सही है। मतलब रॉ मटेरियल इसको कहाँ, मतलब जैसे इन जगह पे रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल अगर यहीं से मिल रहा है तो ज्यादा ठीक है, कि यहाँ से लेकर के आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और ये चीज ध्यान रख के कुछ इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश हुई जिनका हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर टेक्सटाइल मिल्स की बात करें, चाहे वो मुंबई की हो
ठीक, और चाहे वो गुजरात की हो। हम देखेंगे कि मुंबई में भी और गुजरात में भी ब्लैक कॉटन सॉइल पाई जाती है और वहां पे कॉटन प्रोड्यूस होता है, इसलिए वहां पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। अगर हम हुगली यानी वेस्ट बंगाल की जूट इंडस्ट्रीज की बात करें तो हमें पता है कि वहां पे जूट का प्रोडक्शन होता है, यानी रॉ मटेरियल उनको पास में ही मिल जाता है और वहां पे इसलिए अवेलेबल है। ठीक, अगर यूपी में या अब तो साउथ इंडिया में भी जो है शिफ्ट होने लगी है शुगर इंडस्ट्रीज, वहां पर भी देखेंगे तो इंडस्ट्रीज वही रीजन में है जहाँ पे शुगर केन प्रोड्यूस होता है। तो ये रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है। बात करेंगे क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट दो तरीके से अफेक्ट करता है। पहला अफेक्ट तो ये है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल पे, और दूसरा है उसका इफिशियंसी ऑफ लेबर पे। अगर क्लाइमेट हेल्दी है तो वहां पे लेबर अच्छा वर्क करेंगे, इफिशिएंटली वर्क करेंगे। लेकिन अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट है, खूब ज्यादा गर्मी या खूब ज्यादा ठंडी पड़ रही है, तो जो लेबर कैपेसिटी है वो क्या होती है, बैडली अफेक्ट होती है। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स ये है कि जैसे क्लाइमेट अगर वहाँ की सही है, वहाँ के रॉ मटेरियल के फेवरेबल है, तो रॉ मटेरियल अच्छे से मिलेगा। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में चीज देखेंगे कि महाराष्ट्र या गुजरात जो कि कोस्टल रीजन्स में है, वहां पे मैरीन क्लाइमेट पाई जाती है और इसकी वजह से क्लाइमेट मॉइस्ट रहती है, तो वहां पे जो कॉटन थ्रेड है वो ब्रेक नहीं होता और अच्छा कॉटन तैयार होता है। राइट। वाटर सप्लाई की बात करेंगे तो कोई भी इंडस्ट्री हो उसको किसी ना किसी फॉर्म में वाटर तो चाहिए ही होता है। जैसे अगर आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करो तो कूलिंग पर्पज के लिए, टेक्सटाइल की बात करो तो ब्लीचिंग और वॉशिंग पर्पज के लिए, ऐसे ही लेदर के लिए, केमिकल्स के लिए, पेपर पल्प के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, इन सब के लिए वाटर की नीड पड़ती है। तो इसलिए कोई भी इंडस्ट्री आप देखोगे तो वहीं पे लोकेट हुई है जहां पे वाटर इजिली अवेलेबल है। एनर्जी की बात करोगे तो अनइंटरप्टेड एनर्जी किसी भी इंडस्ट्री को चाहिए प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, जो कि किस चीज की प्रोसेसिंग की, रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के लिए चाहिए। ठीक है, अब वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो या तो थर्मल एनर्जी के रूप में कोल से मिलती है, इसलिए वो कोल रिसोर्सेज के पास में होती है, या फिर उनको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो वो हाइडल प्रोजेक्ट के पास में स्टेब्लिश होती है। अभी हम ये चीज देखेंगे आगे। ट्रांसपोर्ट की बात करो तो ट्रांसपोर्ट भाई मान लो यहाँ पे हमने इंडस्ट्री स्टेब्लिश कर दी, तो चाहे हमको रॉ मटेरियल यहाँ तक लाना हो तो भी ट्रांसपोर्ट की नीड है, और चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाना हो तो भी हमें ट्रांसपोर्ट की नीड है। तो इंडस्ट्री अच्छे से रन तभी कर सकती है जब उसके लिए एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल हो। राइट। इसीलिए हम देखेंगे कि जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं वो किसी न किसी हाईवे, ठीक है, हाईवे जैसी जगह पे अच्छी ट्रांसपोर्ट या पोर्ट वाली जगह पे इस्टेब्लिश हुई गई है, करी गई है, या फिर बाद में वहां पे ट्रांसपोर्ट अच्छे से फैसिलिटेट किया गया है। बात करते हैं लेबर की। स्किल्ड और अनस्किल्ड दो तरीके के लेबर होते हैं और दोनों तरीके के लेबरर्स की नीड किसी भी इंडस्ट्री के लिए होती है। और जो लेबरर की अवेलेबिलिटी है वो भी, इन सब की अवेलेबिलिटी अच्छे से कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करती है। ठीक, मिनिमम कॉस्ट थ्योरी है एक अल्फ्रेड वेबर की, बड़े क्लास में उसको पढ़ोगे तो उन्होंने लेबर के लिए भी मिनिमम कॉस्ट थ्योरी बताया। उसमें उन्होंने इस तरीके से बताया है, जैसे मान लो यहाँ पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहाँ पे लेबर मिल रहा है, ठीक है, और इंडस्ट्री हमको लोकेट करनी है। अगर इंडस्ट्री हम यहाँ लोकेट करते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन से बचने के लिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन में हम इंडस्ट्री यहाँ लोकेट करते हैं लेबर के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से बचने के लिए। तो इसमें हमेशा हम ये देखेंगे, मिनिमम कॉस्ट थ्योरी का मतलब ये है कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। मान लो लेबर्स को यहाँ पर लाने में ज्यादा खर्चा लग जाता है देन टू रॉ मटेरियल को यहाँ लाने में, तो इंडस्ट्री लेबर के पास में क्या होगी, स्टेब्लिश हो जाएगी। अब जब बड़े होके आप मान लो इंडस्ट्रियलिस्ट बनोगे, कहीं इंडस्ट्री आप लोकेट करोगे तो हम याद आएंगे आपको। बात करते हैं मार्केट की। तो कोई चीज बन गई, आपने खाना बना दिया, अब उसको बिगाड़ेगा कौन, उसके लिए मार्केट चाहिए, मतलब उसको खाएगा कौन, यानी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट जो है फिनिश्ड प्रोडक्ट की, उसके लिए मार्केट है कि कहाँ वो चीज बेची जाएगी। तो कोई भी इंडस्ट्री हमेशा मार्केट को देख करके स्टेब्लिश होती है। जैसे इंडिया के पास एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसीलिए इंडिया में मार्केट के बेस पे इंडस्ट्रीज के फ्लोरिश होने के बहुत बड़े गोल्डन चांसेस हैं, और दूसरी भी इंडस्ट्रीज इंडिया में इसीलिए उनकी टेंडेंसी है कि आके स्टेब्लिश होती है। अब तो एमएनसीज खूब आ गई हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी है, वो तो उनके जो कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चर कहीं और होते हैं और असेंबल आकर के होते हैं मार्केट के पास में। बात कैपिटल की करेंगे तो भाई आपको इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना है, इतनी देर से पढ़ते हुए आप मन भी बना चुके हो कि हम इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पूंजी। और वो चाहे सेटिंग यानी जब आपको स्टेब्लिश करना हो तब, या चाहे रन करना हो तब, हर हर पॉइंट पे आपको पैसे चाहिए। ठीक, अब पैसे के लिए ये भी है कि आपको कर्जा मिलेगा, बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उसके लिए ये है कि वो ऐसी जगह पे ही तो मिलेगा जहां अवेलेबल होगा। इसीलिए मोस्ट फाइनेंसर्स
कैपिटलिस्ट, बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, ये सब सिटीज में, मेजर सिटीज में अवेलेबल होती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो इंडस्ट्रीज है वहाँ लोकेट हो रही है, या फिर ऐसे समझ लो कि जहाँ इंडस्ट्रीज लोकेट है वहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज बाद में आ जाती हैं। ये सब चीजें इंटरडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट पॉलिसी ये सबसे बड़ी चीज है। गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्पफुल है किसी के लिए, किसी भी कंट्री में, वहाँ की इंडस्ट्री उसी पॉलिसीज पे डिपेंड करती है। जैसे अगर आप मान लो ब्रिटिश टाइम पीरियड देखोगे तो वहाँ पे क्या था कि इंडियन इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो उसके अगेंस्ट थी। तो उसने इस तरीके से इम्पोर्ट ड्यूटी सेट करी, बिल्कुल इनकरेज डिस्करेज किया इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज को, तो यहाँ की सारी इंडस्ट्रीज खत्म हो गई और ब्रिटिश की जो इंडस्ट्रीज थी वो फ्लॉरिश होती रही। कई तरीके से गवर्नमेंट जो है अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकती है, टैक्सेशन में छूट दे करके, सब्सिडीज दे करके, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटी जो है उनको मैनेज करके, इन सब तरीके से। अब ये जो हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं आपके दो तरीके क्वेश्चन के आंसर करेगा, चाहे आपसे पूछे नीड फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, और चाहे आपसे पूछा जाए इंपॉर्टेंस ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, दोनों का आंसर एक रहेगा। आपको कम से कम 4 to 5 पॉइंट लिखने होंगे अगर ये 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो हम आपको 8 बताते हैं, इसमें से आपको कोई 4-5 याद रहेंगे तो आप बढ़िया मार्क्स करोगे। सबसे पहला ये है कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, एग्रेरियन कंट्री है, और जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की ग्रोथ को देखते हुए यहाँ की पॉपुलेशन का पेट भर पाना ट्रेडिशनल वे में अब पॉसिबल नहीं रह गया है। इसलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है, जिससे कि नई नई मशीनरी, नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आए और एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट किया जा सके। दूसरी बात यह है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन के लिए एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, वो अब केवल एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं दे सकता। इसलिए इंडस्ट्रीज के इस्टेब्लिश करे जाने की जरूरत है, जहां पे इंडस्ट्रीज में यानी सेकेंडरी सेक्टर में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और जब इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी तो टर्सरी सेक्टर भी अपने आप यानी सर्विस सेक्टर भी जनरेट होता है, तो वहां पर भी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। इसके अलावा और भी है कि जब इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है तो कैपिटल गुड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जैसे मशीन, इक्विपमेंट, और ये सब किसी कंट्री को जो है लो कॉस्ट पे ज्यादा ज्यादा क्वांटिटी में गुड्स प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है। इसके बाद में ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जो कि किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है भाई। अच्छा रेलवे, अच्छा रोडवेज, डैम्स, ये सब कहाँ से आएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन से आएगा। किसी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब बनेंगे, ठीक। इसके अलावा ये है कि सबसे बढ़िया चीज ये है कि जब इंडस्ट्रीज एक्सपैंड होती हैं तो इससे क्या होता है, जो रीजनल इम्बैलेंस है उसको वो काउंटर करती हैं, ठीक। इसके बाद में ये है कि अगर इंडिया में अच्छे से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए तो वो अपने को जो प्राइस, ग्लोबली प्राइस फ्लक्चुएशन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं, मतलब जो चीज़ों के प्राइस में घटा बढ़ी होती है और उसका जो निगेटिव इम्पैक्ट किसी कंट्री में पड़ता है, तो अगर वो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, डेवलप्ड है, तो वो उससे उसको काउंटर कर सकता है। तो इंडिया यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में अगर अच्छा प्रोडक्शन इंडिया के पास होगा तो जो सारी कंट्री चाहती है कि भाई हम कम से कम जो है इंपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें, वो ऐसा कर सकेगा। और जब ऐसा होगा तब क्या होगा? उसकी नेशनल इनकम बढ़ेगी। भाई हम ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेंगे और कम से कम खरीदेंगे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा बेच रहे हैं, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज है वो ज्यादा आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास ज्यादा है, तो हम ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे इकोनॉमिक तौर पर। चलो अब आ जाते हैं इंडस्ट्री। अभी अब हम पढ़ लिया इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन, अब हम आ जाते हैं इंडस्ट्रीज पे। तो ये आपके कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ पे हमने मैप लगाया हुआ है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएंगे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स के बारे में। जैसे आगरा, दिल्ली, सहारनपुर रीजन यहाँ पे है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज है खूब सारी। ये छोटा नागपुर रीजन है, यहाँ पे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज आपको खूब सारी मिलेंगी। ये कोलकाता हुगली रीजन है, ठीक। ये आपका विशाखापत्तनम गुंटूर रीजन है। ये बेंगलुरु कोयम्बटूर रीजन है। कोल्लम तिरुवनंतपुरम रीजन है। मुंबई पुणे इंडस्ट्रियल रीजन है, और अहमदाबाद बड़ोदरा इंडस्ट्रियल रीजन है, ठीक। मैप पे आप इसको अच्छे से जान ही रहे हो। ये इंडस्ट्रीज को लोकेट करने में कौन सी इंडस्ट्री कहाँ, इस पे आपको ये हेल्प करेगा। चलो अब सबसे पहले इंडस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, वो है शुगर इंडस्ट्री।
अगर इसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो शुगर इंडस्ट्री जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है। तो भाई पहली कौन सी है? तो पहली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ये भी हमारे सिलेबस में और इसको हमें पढ़ना है। तो शुगर इंडस्ट्री से हमें क्या क्या मिलता है, कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं? तो इससे हमें मिलता है शुगर, गुड़ और खांडसारी। शुगर और गुड़ आप जान रहे हो, अगर खांडसारी नहीं जानते हो तो जान लो कि गुड़ सॉलिड होता है और खांडसारी जेली जैसा होता है। तो ये तो प्रोडक्ट हो गए। बाई प्रोडक्ट यानी उससे कुछ और भी मिलता है। जी हाँ, मोलेसिस। जब शुगरकेन को क्रिस्टलाइज किया जाता है और सेंट्रीफ्यूगेशन उसका होता है रिपीटेडली, तो उस वहां से जो चीजें निकलती हैं उसे क्या कहते हैं? मोलेसिस। और इसका भी यूज होता है अल्कोहल इंडस्ट्री में, यानी एथिलीन वगैरह बनाने में, केमिकल इंडस्ट्री में और सिंथेटिक फाइबर में। ठीक। बैगेसीज निकलते हैं, जो केन को क्रश करने के बाद में जो लेफ्ट ओवर बचता है उसमें, उसको वो बैगेसी होता है और इसका यूज होता है कार्डबोर्ड बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में और इंसुलेशन बोर्ड में। ठीक। अब जैसे देखो, अब शुगर इंडस्ट्री है, अब अगर पेपर इंडस्ट्री के लिए ये क्या हो जाएगी? एक बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी। मतलब एक अकेली इंडस्ट्री भी वो सेकेंडरी और कंज्यूमर इंडस्ट्री भी हो सकती है और किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए वो बेसिक इंडस्ट्री भी हो सकती है। लेकिन इंडिपेंडेंटली शुगर इंडस्ट्री को हम बेसिक इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर पेपर इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बोलना है तो हम बोल सकते हैं। प्रेस मड, जो सबसे लास्ट में जो चीज बचती है उसको प्रेस मड बोलते हैं और ये वैक्स बनाने में, कार्बन पेपर बनाने में और शू पॉलिश में ये यूज होता है। चलो लोकेशन देख लेते हैं इसकी कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी। यूपी में दो बेल्ट हैं, ठीक है, वेस्टर्न बेल्ट और ईस्टर्न बेल्ट। वेस्टर्न बेल्ट के डिस्ट्रिक्ट मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर ये सब है। ईस्टर्न में गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, हमारा डिस्ट्रिक्ट बहराइच ये सब है। बात करते हैं फिर हम बिहार की। तो बिहार में दरभंगा, चंपारण और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट हैं। बात करते हैं हम महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में नासिक, पुणे, सतारा, सांगली, कोल्हापुर और शोलापुर है। अगर बात हम करें पंजाब की, तो पंजाब में फंगवाड़ा और धुरी डिस्ट्रिक्ट में शुगर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। अगर हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा, काकीनाडा, चित्तौर और विशाखापत्तनम है। कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ पे बेलागावी, बेल्लारी, शिमोगा और चित्रदुर्ग है। और बात अगर हम करेंगे तमिलनाडु की, तो यहाँ पे कोयम्बटूर, वेल्लूर, विल्लुपुरम, तिरुवन्नामलाई, तिरुवल्लूर और तंजावुर ये है। आप दो एक बार पढ़ लोगे और यहाँ आप मैप देखोगे, इसलिए मैंने मैप साथ में लगाया है तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये आप एक चीज जान लो, ये क्लास 10th के लिए आप पढ़ो, बोर्ड्स में तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे ही। साथ में जब भी आप किसी कंपटीशन की तैयारी करोगे जहाँ पे भी जीएस पूछा जाएगा, ये खूब पूछा जाता है। तो आप ये मान के चलो कि ये 10th में ही नहीं, ये जब तक आप एक बड़ी जॉब, मनचाही जॉब नहीं पा जाओगे तब तक ये आपके काम आएगा। चलो, अब जैसे जो हम रीजन अभी पढ़े उनके बारे में स्पेशलिटीज क्या है वो देख लेते हैं। तो मेजर रीजन महाराष्ट्र है और नॉर्दर्न इंडिया और पेनिनसुलर इंडिया, इन तीन सेक्टर में डिवाइड कर लेते हैं। तो बात अगर महाराष्ट्र की करें तो ये इंडिया का लीडिंग प्रोड्यूसर है, जो टोटल प्रोड्यूस का 1/3 अकेला प्रोड्यूस कर देता है। अब क्यों कर देता है? तो भाई वही चीज है कि यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस होंगे, जो फैक्टर्स हैं फिट इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री वो अच्छे से यहाँ पर मिलेंगे आपको। ठीक। जैसे सबसे पहली चीज क्लाइमेट आइडियल है यहाँ पे, तो इससे जो सुक्रोज कंटेंट है, यानी शुगर में जो सुक्रोज होता, शुगर केन में सुक्रोज होता है वो हाइयर होता है। चूंकि क्लाइमेट आइडियल है तो क्रशिंग सीजन लंबा होता है। ठीक। रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल ही है, ब्लैक सॉइल में शुगर केन अच्छे से होता है। तो ये चीजें यहाँ पे इसको मिलती है। यूपी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक। पहले ये, इसके पहले ये लार्जेस्ट था, लेकिन अब ये सेकंड प्लेस पर चला गया। आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों, किस रीजन में पूछा जा सकता है, तो वही है कि भाई अब यहाँ पे ओल्ड एंड ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी है, ओल्ड मिल्स है। दूसरी बात यह है कि एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट की वजह से शार्टर क्रशिंग पीरियड है यहाँ पे। फिर है पेनिनसुलर इंडिया की। अब ये इमर्ज हो रहा है लीडिंग प्रोड्यूसर के फॉर्म में, ठीक है, शुगर इंडस्ट्री में। वो यहाँ पे अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों है। तमिलनाडु हैज हायर पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ सुगर केन, higher sucrose content and longer crushing season. These characteristics along with new machinery has led to the higher output of sugar in Tamil Nadu. अगर बात करोगे आप शुगर केन के कि सबसे ज्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो आप कहोगे यूपी में। शुगर की नहीं, शुगर केन की बात कर रहा हूँ तो यूपी में। लेकिन अगर आप कहोगे पर हेक्टेयर कहाँ ज्यादा होता है, तो तमिलनाडु में पर हेक्टेयर। और पूरा प्रोडक्शन आप समझ में, तमिलनाडु स्टेट छोटा है, ठीक, यहाँ पे कम एरिया में कल्टीवेशन होती है शुगर केन की।
अगर इतनी ही एरिया में यूपी में हो तो यूपी उतना नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा। ये चीज होता है, इंटेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे। अब जो ये बात यहाँ पर आई है कि इट हैज इमर्ज एज द लीडिंग प्रोड्यूसर, तो ऐसा क्यों है वो यहाँ पे आपसे डिफरेंशिएट करने को या गिव रीजन पूछा जा सकता है, वो आप जान लो। नॉर्थ इंडिया की शुगर इंडस्ट्री जो है यहाँ पे पर हेक्टर प्रोड्यूस जो है वो लो है और यहाँ पे हाई है। कारण क्या है, यहाँ पे अनफेवरेबल क्लाइमेट है और यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी हैं। नॉर्थ इंडिया में क्रशिंग सीजन शार्टर है और यहाँ पे क्रशिंग सीजन लॉन्गर है। नॉर्थ इंडिया में फैक्ट्रीज जो है वो ओल्ड और ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, ठीक, और यहाँ पे अभी नया नया सब कुछ है, तो मॉडर्न मशीनरीज एंड मिल्स यहाँ पर हैं। नॉर्थ इंडिया में देखोगे तो शुगर केन फार्म्स जो हैं वो स्मॉल हैं और इंडिविजुअल लोग उसको क्या करते हैं, ओन करते हैं, ठीक। लेकिन अगर आप जब पेनिनसुलर इंडिया में देखो तो वहां पे कोऑपरेटिव्स पाए जाते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज पाई जाती हैं। अभी उधर आप कोऑपरेटिव्स पढ़े हो, कोऑपरेटिव्स में क्या होता है, कोऑपरेटिव्स में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, तो यहाँ पे सेम इंटरेस्ट के लोग क्या करते हैं, अपने जो है रिसोर्सेज, मटेरियल रिसोर्सेज, अपनी कैपिटल, ये सारे लोग इसमें पूल करते हैं और इससे कोई इंडस्ट्री इन्हीं जो है रिसोर्सेज से चलती है और जिस एवरेज में या पार्टनरशिप आप पढ़े ही होगे तो उसी एवरेज में उनको प्रॉफिट का शेयर मिलता रहता है। चलो अब शुगर इंडस्ट्री की प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या है। एक चीज अभी आपको बताए दें, जो आप यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ोगे आप देखो कि ये कई सारी इंडस्ट्रीज में कॉमन है, तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको थोड़ा दिमाग एक्टिव रखना है, ठीक। शुगर केन प्रोड्यूस इन इंडिया इज ऑफ पुअर क्वालिटी एंड लो सुक्रोज कंटेंट। इंडिया का जो शुगर केन है वो पुअर क्वालिटी का है। कॉटन में भी मैं आपको बता दूं, कॉटन भी इंडिया में पुअर क्वालिटी की है, ठीक। सुक्रोज कंटेंट कम है, यही चीज पुअर क्वालिटी होना है, मतलब कह सकते हो कि शुगर केन से शुगर कम निकलती है, उसमें जूस कम होता है, जो कि सुक्रोज मेन चीज है जो कि चीनी बनाता है, शुगर बनाता है। दूसरा है ड्यू टू इनएफिशिएंट एंड इकोनॉमिक अनइकोनॉमिक नेचर ऑफ प्रोडक्शन, शॉर्ट क्रशिंग सीजन, लो यील्ड एंड फार ऑफ लोकेशंस, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज क्वाइट हाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जिस भी इंडस्ट्री की हाई हो जाएगी वो इंडस्ट्री अच्छे से कहाँ चल पाएगी, क्योंकि उसका वहां का बना हुआ सामान जो है वो महंगा होगा। लेकिन महंगा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल है वो दूर पे मिल रहा है, लो यील्ड है क्योंकि सुक्रोज कंटेंट कम है, शॉर्ट क्रशिंग सीजन है, ये अच्छा क्लाइमेट ना होने की वजह से है, ठीक। इसके बाद है कि क्योंकि शुगर केन जो है वो सेम टाइम पे ही क्या होता है, हार्वेस्ट होता है, इसलिए एक ही टाइम पे शुगर मिल्स पे सारा प्रेशर आ जाता है, ठीक। बाकी जैसे इंसानों में सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है और ये खासकर जो है फार्मर्स के साथ में होती है, ठीक है, कि जैसे मान लो सोइंग हो गई, वीटिंग हो गई, इसके बाद में फिर जब हार्वेस्टिंग होगी तभी उनका काम है, बीच में उनके पास किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं है। शुगर इंडस्ट्री के साथ ही जब हार्वेस्ट होगी तब उन इंडस्ट्रीज का काम लगेगा, वरना वो बंद पड़ी रहेंगी, तो ठीक है, ये चीज यहाँ पर है। लेकिन जब हार्वेस्ट होगा तो एक साथ उस पर लोड पड़ेगा, तो वो सारा एक साथ क्रश नहीं कर पाएंगे और केन्स का क्या हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। और यही से ये चीज रिलेट है, जो रॉ मटेरियल सप्लाई है फैक्ट्रीज को वो रेगुलर नहीं है। इसके बाद में जैसे जो गवर्नमेंट पॉलिसी हम लोगों ने भी पढ़ा था फैक्टर्स वाले में, तो यहाँ पे गवर्नमेंट चीजें क्या करती है, प्राइसेस को कंट्रोल करती है। प्राइस इसने फिक्स कर दिया और जब प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक, तो अगर फार्मर्स को, अब यहाँ पे दोनों के लिए भाई प्राइस अगर फिक्स कर दिया तो फार्मर्स को अगर प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है तो वो दूसरी क्रॉप्स पे क्या करेंगे, शिफ्ट कर जाएंगे। ऐसे ही अगर इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो इंडस्ट्री वहां पर क्यों लगाएंगे, तो ये चीज यहाँ पर है। गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, मतलब गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी जिसमें करी हुई है, तो एक जो इंडिपेंडेंट फ्लो है वो नहीं होने देती, ठीक। दूसरा है ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरीज आर यूज्ड इन शुगर फैक्ट्री व्हिच शुड बी रिप्लेस्ड बाय मॉडर्न एंड न्यू टेक्नोलॉजी मशीनरी। ये आपको सब में मिलेंगे, चाहे आप कॉटन का पढ़ोगे, सिल्क का पढ़ो, किसी भी चीज का पढ़ोगे, ये पॉइंट कॉमन है। रूरल एरिया में क्या होता है, शुगर तो बनती नहीं है, तो वहां पे गुड़ और खांडसारी बनती है, तो इससे शुगर जो है, शुगर के लिए शुगर केन वहां पर नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई है कि जहां भी शुगर इंडस्ट्री होगी उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी गुड़ या खांडसारी बनाने जाने की इंडस्ट्री नहीं लगाएगा। तो ये हो गया शुगर इंडस्ट्री। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके बारे में भी कुछ स्पेशल चीजें पहले जान लेते हैं। तो हमने देखा था कि शुगर केन सेकेंड था, ठीक, तो फर्स्ट वहीं पे हमने देखा था कि कॉटन टेक्सटाइल था, ठीक। सबसे बड़ा ये एक्सपोर्टर भी है,
यानी प्रोड्यूसर भी है लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट, और ये क्या है, एक्सपोर्टर भी है। 40% लेबर फोर्स को अपने आप में यूज करता है, यानी इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है। ये पावर लूम और हैंडलूम दो में डिवाइडेड है। हैंडलूम जो सीधे मैन पावर का यूज करता है और पावर लूम जो एनर्जी का यूज करता है। पावर लूम्स बेसिकली महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, वेस्ट बंगाल और एमपी में लोकेटेड है, जबकि हैंडलूम जो है वो इंडिया के लगभग सभी स्टेट में पाए जाते हैं। यही वो गांधी जी के चरखा वाला है, ठीक, खादी। मुंबई सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल का, और इसको क्या बोलते हैं, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया और लंका शायर। ये बिल्कुल याद रखना, 1 मार्क्स में इसको पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि which of the following is called the cotton polish या which of the following is called the Lancashire of India, तो आपको बताना है। और अहमदाबाद जो है उसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। इसको एकदम नोट कर लीजिए, एग्जाम में आएगा ही आएगा। एंड थैंक्स मी लेटर। चलो इसकी भी लोकेशन देखते हैं हम। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे हम आपको बता ही दे रहे हैं, ठीक। अगली वीडियो होगी उसमें इस तरीके का चीज होगा तो हम स्लाइड बना के ऐड कर देंगे। यहाँ पे मुझे पहले से ध्यान नहीं था, पढ़ाते हुए ध्यान आया। ये चीज आप खुद कर लेना, आपको नोट्स मिल ही जाएगी। तो आपको वहां पे ये कर लेना है कि जैसे ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे अभी आपने शुगर का पढ़ा था, इस समय आप कॉटन का पढ़ रहे हो, फिर सिल्क का पढ़ोगे, फिर आयरन का पढ़ोगे, तो वो एक जगह पे ऐसे साइड साइड में बना लेना, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज नहीं होगे। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सोलापुर। अब आप देखोगे कि शुगर वाले में मुंबई, पुणे, कोल्हापुर और सोलापुर था ही, यहाँ पर भी ये चीजें हैं, कॉटन टेक्सटाइल के सेंटर। बात करोगे गुजरात में, तो गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, जामनगर और भावनगर है। वेस्ट बंगाल में कोलकाता है। तमिलनाडु यहाँ पे चेन्नई है, सलेम, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन और मदुरई। एमपी की बात करोगे यहाँ पे तो ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। राजस्थान की बात करोगे तो कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर। यूपी की बात करोगे तो मोदीनगर, कानपुर, वाराणसी, मुरादाबाद और लखनऊ। एपी आंध्र प्रदेश की बात करोगे तो अनंतपुर और विजयवाड़ा। और केरला की बात करोगे तो कोल्लम और तिरुवनंतपुरम आर दी सेंटर्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मुंबई महाराष्ट्र में और अहमदाबाद गुजरात में पूरे कंट्री का 50% प्रोड्यूस करता है। तो ऐसा क्यों है, खूब क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, गिव रीजन के, ठीक, सीधा क्वेश्चन बना दिया जाएगा, मुंबई एंड अहमदाबाद, गिव रीजन व्हाई मुंबई एंड अहमदाबाद कंट्रीब्यूट्स अबाउट 50% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। तो आपको यही चीज बतानी है। देखो, रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, पावर, मार्केट, अभी यही चीज तो पढ़े हो, वही चीज अब इस पर हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो रॉ मटेरियल, डेक्कन प्लेट्यू रीजन है, ब्लैक सॉइल अवेलेबल है, वहां से रॉ मटेरियल मिल जाता है। क्लाइमेट की बात करोगे, कोस्टल क्लाइमेट है, जो कि वहां का थ्रेड को ब्रेक नहीं होना है। ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो मेजर सिटीज है, और ये रोड्स, रेलवे, जो पोर्ट, सी रूट्स आपको पता है भाई, कांदला पोर्ट जो है वो गुजरात का है, मुंबई पोर्ट जो है महाराष्ट्र का है, ये सब वहाँ पे अवेलेबल है, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। मुंबई में लोग वैसे भी कम नहीं है, गुजरात में कम नहीं है, फिर भी जो है बिहार से, यूपी से लोग यहाँ पे एज अ लेबर जाते हैं। कैपिटल की बात करोगे तो जो है इकोनॉमिक कैपिटल ही है मुंबई आपकी, तो यहाँ पे फाइनेंशियल और कमर्शियल फैसिलिटीज अवेलेबल है। पावर की बात करोगे तो मुंबई को जो है इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वहां पे आपका टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम वहां पे है, जो कि वेस्टर्न घाट में है। और गुजरात जो है वो उकाई और काकरापारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से क्या करता है, अपनी एनर्जी प्राप्त करता है। मार्केट की बात करोगे तो चूंकि अपने यहाँ इंडिया की हॉट क्लाइमेट है और कॉटन वही भाई सूती कपड़ा बनता है, तो वो हॉट क्लाइमेट में यूज ही होता है, तो पूरी कंट्री उसके लिए मार्केट है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट कंट्रीज को यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। चलो कॉटन टेक्सटाइल की भी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो वही चीज है जो अच्छे कॉटन प्रोड्यूस की बात थी, वो यहाँ पर भी है कि अच्छा कॉटन होता है लॉन्ग स्टेपल कॉटन, जो कि इंडिया में नहीं प्रोड्यूस हो पाता। यहाँ पे शॉर्ट या मीडियम स्टेपल कॉटन है, ठीक। अच्छे कॉटन का यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। वही फैक्ट्रीज वाली बात की ओल्ड और ऑब्सोलीट सिक इंडस्ट्रीज यहाँ पर हैं, जो कि अच्छा प्रोड्यूस नहीं दे पाती। ये दो चीज पिछले वाले से कॉमन हो जाएगा, तो आप याद कर पाओगे। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट से कंपटीशन। चाइना और जापान जो है, यहाँ पे नई इंडस्ट्रीज है, अच्छी टेक्नोलॉजी है, तो ये कम प्रोडक्शन कॉस्ट में चीजें बना लेते हैं और अच्छी बना लेते हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट में टफ कंपटीशन जो है इंडिया के सामने लाते हैं। इसके अलावा दूसरा कंपटीशन इसको मिलता है सिंथेटिक फाइबर से। अगर आप पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, इन सब की बात करोगे जो कि पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से आते हैं, तो ये ज्यादा ड्यूरेबल भी होते हैं और चीप भी होते हैं, ठीक। तो इसकी वजह से लोग इन सब चीजों को परचेज करना प्रेफर करते हैं और कॉटन के बने कपड़े कम परचेज करते हैं, तो स्टिफ कंपटीशन यहाँ से मिलता है।
दूसरा ये है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रेगुलर पावर सप्लाई की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, और ये चीज तो ऊपर हो ही गई, दोबारा लिख गई है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा सकता है कि हैंडलूम और खादी इंडस्ट्रीज की क्या प्रॉब्लम, जैसे ऊपर वाला हम पावर लूम की बात पढ़े थे, पावर लूम के बारे में था, और ये हैंडलूम के बारे में है। तो इनएडिक्वेट, इनएफिशिएंट एंड लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अच्छा रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता है। दूसरी बात ये, चूंकि ट्रेडिशनल चीजें हैं, ठीक है, तो ट्रेडिशनल चीजें आगे लोग नहीं ले जा पा रहे हैं, उनको मशीन से सीधे टफ कंपटीशन मिल रहा है, ठीक, तो इसलिए ये चीजें हैं। चलो आगे देखते हैं। आ गया सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक, एग्रो बेस्ड का लास्ट है ये सिल्क टेक्सटाइल, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्क का। चार वैरायटी है, मलबेरी, इरी, टसर और मूंगा, इन चार वैरायटी के सिल्क यहाँ पे प्रोड्यूस करे जाते हैं। असम के पूरे वर्ल्ड में मोनोपाली है, एकाधिकार है किस चीज का, गोल्डन येलो मूंगा का। जो सिल्क वार्म की रियरिंग है, सिल्क वार्म जो पाले जाते हैं मलबरी के ट्रीज पे यानी शहतूत के ट्रीज पे, उस चीज को बोलते हैं सेरी कल्चर। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करोगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हावड़ा वेस्ट बंगाल में 1832 में क्या करा था, स्टार्ट किया था। अब 90% जो नेचुरल सिल्क है वो मलबरी सिल्क है इंडिया में, जो शहतूत का ट्री होता है उस पे सिल्क वार्म जो है रेयर करे जाते हैं। आप ये चीज गूगल से देख सकते हो। और 92% जो कंट्री का मलबरी सिल्क है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, इन स्टेट्स को मिलाकर के हो जाता है। यानी ये स्टेट्स आपको इंपॉर्टेंट, यहाँ के जो सेंटर्स है वो आपको पढ़ने हैं। चलो पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश यानी इस जगह की। यहाँ के कौन कौन से प्लेसेस हैं, अनंतपुर है, चित्तूर है, विशाखापत्तनम है और कुरनूल है। बात करेंगे तेलंगाना की, जो कि अभी जल्दी बना है। ये यहाँ पे हैंडलूम सिल्क है, तो यहाँ के प्लेसेस वारंगल है, महबूब नगर है, करीम नगर है और आदिलाबाद है। बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा और बिष्णुपुर है, ठीक। यहाँ मैप में भी देखो मुर्शिदाबाद, बिष्णुपुर ये सब लिखा हुआ है, मैंने इसीलिए मैप यहाँ पर लगाया हुआ है, आप मैप में लोकेट करोगे जान जाओगे। तमिलनाडु इंडिया का 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ये आपका रहा तमिलनाडु। और यहाँ पे आप देख सकते हो कांचीपुरम है, तंजावुर है, ठीक है, और तिरुनेलवेली, सलेम, नीलगिरीस ये सब है, ये सलेम है, ये सब इसी स्टेट में आपको मिल जाएंगे। बिहार, यहाँ पे टसर वैरायटी मिलती है बिहार में, जो ये बिहार है, यहाँ पे भागलपुर देख रहे हो आप, तो यहाँ पे भागलपुर सेंटर है इसका। असम की बात करोगे तो कामरूप में गोलपाड़ा प्लेस है और नागांव है, ये सब कहाँ के हैं, असम के, ठीक, यानी ये असम स्टेट है आपका यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, मिर्जापुर और शाहजहांपुर फेमस है। वाराणसी आपको याद रहेगा, बनारस की बनारसी साड़ी जो कि रेशमी साड़ी होती है, सिल्क को ही हिंदी में रेशम बोलते हैं, तो फेमस है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर इसके लिए जाना जाता है। कर्नाटका टॉप पे है, 70% मलबरी सिल्क जो है बनाता है। और कर्नाटका में प्लेसेस जो हैं यानी यहाँ पे वो आपके हैं बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, मैसूर और बेलगावी। इसकी भी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। तो इसको इसको भी आर्टिफिशियल सिल्क और सिंथेटिक फाइबर से इसको भी कंपटीशन मिल रहा है, जो कि आपने भी देखा था, रेयान, नायलॉन, इन सब चीजों से। दूसरा है कि जो अल्टरनेटिव टेक्सटाइल है, ठीक, अल्टरनेटिव मतलब यही सब चीज जो चाइना और दूसरे एशियन कंट्रीज से इंपोर्ट कर लिए जाते हैं, तो इसकी मार्केट खत्म हो जाती है। यहाँ पर भी आउटडेटेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि आपने अभी पिछली 2 इंडस्ट्री देखी, वहां से ये चीज कॉमन आपने देख ली। द प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ रॉ सिल्क अफेक्ट्स द वीवर्स एंड द इंडस्ट्री। जो रॉ सिल्क है उसका जो बढ़ता हुआ प्राइस है वो जो वीवर्स हैं उन पे एक बैडली अफेक्ट करता है। अब क्योंकि प्रोडक्शन कास्ट इसकी हाई आती है, तो ये जो प्रोड्यूस गुड्स होगा वो भी क्या होगा, उसका भी रेट ज्यादा होगा, तो ज्यादा रेट वाली चीजें लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो इसलिए एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मार्केट है, ठीक। पुअर नॉलेज ऑफ फार्म डिसीज, क्योंकि एक तरीके का ये एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, एग्रो बेस्ड है। लेकिन जैसे अब सिल्क, अगर आप मलबरी सिल्क की बात करोगे तो वो कह सकते हो कि दो ये एग्रो प्लस फॉरेस्ट में आप इसको रख सकते हो कि भाई सिल्क वार्म तो एनिमल में आएगा, तो अगर फार्म डिजीज अगर है उसके बारे में अच्छी जानकारी नहीं है तो फार्मर्स को वो नुकसान करेगा। जापान और चाइना के जैसे यहाँ पे ऑर्गेनाइज तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ठीक, और lack of new technologies and modern power looms is affecting the growth of production। चलो अब आ गए हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में, ठीक।
पढ़ते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री है, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी या बेसिक इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये बैकबोन है, क्योंकि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या करती है, मशीनरी ये क्या करती है, प्रोवाइड कराती है। सबसे पहली यूनिट जो है इंडिया में आयरन स्टील इंडस्ट्री की, वो पोर्टो नोवो जो कि तमिलनाडु में है, 1830 में स्टेब्लिश करी गई थी, लेकिन वो बंद हो गया था। तो सक्सेसफुल वाला 1874 में वेस्ट बंगाल में कुल्टी में स्टेब्लिश होता है, जिसका नाम था बंगाल आयरन वर्क कंपनी। ठीक, इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट स्टील का प्रोड्यूसर है। तो पहला कौन है, चाइना। दूसरा देखो सेकेंड लार्जेस्ट क्रूड स्टील का, यहाँ पे स्टील है, यहाँ पे क्रूड स्टील की बात हो रही है, प्रोड्यूसर है जापान फर्स्ट पे है, पहले फिफ्थ पे था 2018 में, अब ये सेकंड पे आ गया है। अच्छा, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, जैसे यहाँ पे सेकंड प्रोड्यूसर है, थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, पहले दो हैं चाइना और अमेरिका। अच्छा, आयरन बनाने में जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल, उसमें आपका आयरन ओर तो मेन चीज है, फिर मैग्नीज, लाइमस्टोन, सिलिका, क्रोमाइट, फेल्डस्पार, स्क्रैप आयरन, फ्लक्स और फ्यूल, ये सब चीजें यूज होती हैं। तो अभी जब हम इनकी रॉ मटेरियल वगैरह अवेलेबिलिटी देखेंगे तो यही सब चीजें चेक करेंगे। चलो थोड़ा प्रोसेस जान लेते हैं कि आखिर ये जो आयरन है, आयरन स्टील, वो बनती कैसे है। तो सबसे पहले एक ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ओर लेते हैं, उसमें कोक डालते हैं जो कि बिटुमिनस कोल होता है, उसको डालते हैं, और कुछ फ्लक्सेज फ्लक्सेज में जैसे कि लाइमस्टोन वगैरह आता है वो उसमें डाल देते हैं। ठीक, इसके बाद में जो स्लैग है यानी उसमें जो इम्प्योरिटीज है वो फ्लोट कर जाती है ऊपर, जिनको वहां से हटा लेते हैं, और फिर जो उसमें बचता है वो पिग आयरन होता है। पिग आयरन का डी ऑक्सीडेशन करके वहां से हम क्या करते हैं, स्टील निकालते हैं। ये प्रोसेस है। चलो कहाँ कहाँ पे हमारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज है वो देखते हैं। सबसे पहले भाई टिस्को कहाँ पे है, टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये कहाँ पे है। ठीक, तो देखो ये जमशेदपुर में है, ये देख लो जमशेदपुर झारखंड में। ठीक, फिर भिलाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, तो भिलाई ये देखो है, और ये छत्तीसगढ़ का स्टेट है और दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक, राउरकेला कहाँ पे है, तो राउरकेला है आपका सुंदरगढ़ ओडिशा में, तो ये राउरकेला है जो कि ओडिशा के सुंदरगढ़ स्टेट में पड़ता है। बात करोगे आप विशाखापत्तनम इंडस्ट्री की, इधर भी आप चार्ट से भी देखते रहना, विशाखापत्तनम इंडस्ट्री की बात करोगे तो ये आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। फिर आप बात करोगे बोकारो स्टील प्लांट की, तो ये आप देख सकते हो ये भी हजारीबाग झारखंड में है। झारखंड की दो इंडस्ट्रीज आपको यहाँ पर देखने में मिल रही है। ठीक, फिर आप बात करो दुर्गापुर स्टील प्लांट की, तो ये आपका दुर्गापुर है, किस स्टेट में पड़ रहा है, वेस्ट बंगाल, वहां पे बर्धमान जिले में है। फिर आप अगर इसको की, अभी टिस्को आपने पढ़ा, अब इसको पढ़ो, इसको को फुल फॉर्म है इंडियन आयरन स्टील कंपनी। ठीक है, ये आपका है वेस्ट बंगाल में ही, 3 यूनिट्स इसकी हैं, बर्नपुर, हीरापुर और कुल्टी। ये आपका बर्नपुर है और इसके अलावा हीरापुर और कुल्टी है। फिर बात करोगे आप किसकी, विश्वेश्वरैया आयरन स्टील की, तो ये शिमोगा कर्नाटका में है। ठीक, जो कि ये भद्रावती में ये चीज है। ठीक है, फिर विजयनगर स्टील प्लांट की बात करोगे तो ये विजयनगर है, आप देख रहे हो, और ये कर्नाटक के बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट में है। फिर सलेम की बात करोगे तमिलनाडु में है। ठीक, तो ये सारी देखो हमने मैप पर लोकेट कर दी है, आप एक बार फिर से मैप पर लोकेट करोगे, अच्छी तरीके से इसकी लोकेशन जानोगे। जीएस वगैरह में सीधा पूछा जाता है, ऐसे पूछ लिया कि राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। चलो अब हम देखते हैं, जैसे अब दो इंडस्ट्री हमको मिलती है टाटा और भिलाई, तो सबसे पहले टाटा देख लेते हैं। टिस्को, टिस्को का फुल फॉर्म आप याद रखना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक, जमशेदपुर झारखंड में है, जैसा कि अभी आपने वहां पर देखा, इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टील प्लांट है। जमशेद जी टाटा ने इसको स्टेब्लिश किया था 1907 में। अब जो मेन चीज है वो यहाँ पर है कि इसको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, तो आयरन और बेटा इसको मिलता है ओडिशा के मयूरभंज में गोरुमहिसानी माइन से, वहां से। ठीक, सिंहभूम झारखंड में नोवामुंडी माइन से, वहां से। ठीक, तो कहाँ कहाँ से, गुरुमहिसानी मयूरभंज ओडिशा और नोवामुंडी सिंहभूम झारखंड, यहाँ से आयरन ओर मिलता है। मैंगनीज कहाँ से मिलता है, जोडा इन क्योंझर ओडिशा। लाइमस्टोन कहाँ, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और फायर क्ले, ये सब सुंदरगढ़ ओडिशा से। कोल कहाँ से मिलता है, झरिया और बोकारो कोल फील्ड से, जो कि झारखंड के ही है। खरकारी और सुवर्णरेखा रिवर ये वाटर सप्लाई करती हैं, वाटर सप्लाई भी तो आपने पढ़ा था फैक्टर्स लोकेशन वाले में। और लेबर कहाँ से आते हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड और यूपी से लेबर यहाँ पे आते हैं।
अगर ट्रांसपोर्ट की बात करो तो जो जमशेदपुर है वो रोड रेल से अच्छे से कनेक्ट है। ठीक, कोलकाता जो है इसका डोमेस्टिक मार्केट है और इसके अलावा यहाँ से स्टील क्या करी जाती है, एक्सपोर्ट भी करी जाती है। अच्छा, प्रोडक्ट्स क्या क्या है, तो टाटा एंड स्टील कंपनी जो है वो हाई ग्रेड कार्बन स्टील बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है, हाई ग्रेड कार्बन स्टील बनाती है, एसिड स्टील बनाती है और एसिड स्टील बनाती है और स्पेशल एलॉय स्टील बनाती है। ब्रैकेट में इसके यूजेस लिखे हैं, जैसे कार्बन स्टील का यूज होता है स्ट्रक्चरल फिटिंग में और टिन प्लेट्स में, एसिड स्टील का यूज होता है मेकिंग रेलवे व्हील्स, एक्सेल, बार, रॉड, सीट, इन सब में। ठीक, खैर आपको ये यूजेज नहीं याद करने हैं इसके। हो गया, अब आ गया आपका राउरकेला। सर हम भिलाई कह रहे थे, आपके सिलेबस में राउरकेला है, भिलाई नहीं है। राउरकेला, तो राउरकेला 1959 में जर्मनी कोलैबोरेशन से, इसको नोट कर लो, आपके उसमें भी है, स्पेसिमेन में है और ये आने की पॉसिबिलिटी है, जाने लेना। राउरकेला जो है वो जर्मनी के कोलैबोरेशन से बना है। ठीक, कहाँ पे है, सुंदरगढ़ उड़ीसा में है। इसको कहाँ था, झारखंड में था, जमशेदपुर झारखंड में था। अब इसको रॉ मटेरियल कौन सा कहाँ से मिलता है, जैसे टिस्को का आयरन ओर झारखंड में ही मिल जाता था, इसका भी उड़ीसा में ही मिल जाएगा। कहाँ से, सुंदरगढ़ और क्योंझर डिस्ट्रिक्ट से। मैग्नीज कहाँ से मिलेगी, मैग्नीज ये लेकर के आएंगे झारखंड से, बरजा माडा से। लाइमस्टोन कहाँ से मिलेगा, इनको उड़ीसा से मिलेगा, भीर मित्रपुर से। डोलोमाइट कहाँ से मिलेगा, बर्दवाड़ा छत्तीसगढ़ से मिलेगा। कोल कहाँ से मिलेगा, ये झरिया, तालचेर और कोरबा फील्ड से मिलेगा, जो कि झारखंड के हैं। पावर सप्लाई आपको पता है उड़ीसा में महानदी पे हीराकुद डैम है, वहां से मिलेगा। वाटर सप्लाई मंदिरा डैम से मिलेगा, जो कि संखा और महानदी रिवर पे बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कोलकाता नागपुर रेलवे लाइन यहीं से होकर के निकलती है। लेबर ये भी बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा से आते हैं। प्रोड्यूस क्या करता है, हॉट रोल्ड शीट प्रोड्यूस करता है, कोट रोल्ड शीट प्रोड्यूस करता है, गैल्वेनाइज्ड शीट प्रोड्यूस करता है और इलेक्ट्रिकल स्टील प्लेट्स प्रोड्यूस करता है। ये मैंने आपके लिए अच्छा काम कर दिया है, दो ही इंडस्ट्री आपके सिलेबस में है, तो यहाँ पे हमने कंपैरिजन में डाल दिया जिससे आप भूलो ना। आयरन ओर की बात करोगे तो टिस्को को आयरन ओर कहाँ से मिलता है, गुरुमेहसानी माइन मयूरभंज जो उड़ीसा में है और नोवा मुंडी माइन सिंहभूम जो झारखंड में है। और राउरकेला कहाँ से मिलता है, सुंदरगढ़ और क्योंझर से मिलता है, जो कि ओडिशा में है। कोल की बात करोगे तो झरिया और बोकारो से मिलता है, जो झारखंड में है, और इसको मिलता है बीरमित्रपुर, जो कि ओडिशा में है। ठीक, कुछ लिंक वगैरह बनाने के लिए, याद करने के लिए आप कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि जैसे ये आयरन लोकल ही लेता है और कोल भी ये लोकल ही लेता है। टिस्को की बात करोगे तो लोकल तो लेता ही है, लेकिन साथ में ओडिशा से भी यहाँ पे आता है। लाइमस्टोन की बात करोगे तो दोनों जो इंडस्ट्रीज है वो ओडिशा से ही लाइमस्टोन लेकर के आती हैं। टिस्को लेकर के आता है सुंदरगढ़ से और राउरकेला लेता है बीरमित्रपुर से। हाइडल पावर की बात करोगे तो भैया तो लोकल ही मिलेगा, तो खरकारी और सुवर्ण रेखा से जो है वो हाइडल पावर मिलता है टिस्को को, और मंदिरा डैम जो कि संखा और महानदी रिवर पे बना हुआ है, वहां से राउरकेला को। ठीक, अच्छा इसकी प्रॉब्लम क्या है, तो इसमें भी सबसे पहले कैपिटल इंटेंसिव, यानी ज्यादा कैपिटल लगती है इसके लिए, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो इंडिया में कैपिटल की कमी है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्री, इसीलिए आप देखो ज्यादा कंट्री जो है फॉरेन एड से बनी है। जैसे कि जो राउरकेला आपने देखा वो किसकी कॉर्पोरेशन से बनी है, जर्मनी के। ठीक, ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, आपने अभी सारी इंडस्ट्रीज में ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, कोकिंग कोल बेटा बिटुमिनस कोल वही होता है जिसकी इंडिया में कमी है, ये बाहर से इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ता है। सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, वो यही चीज है। ठीक है, दोनों कॉमन एक जैसे हैं। कंट्रोल ऑफ प्राइसेस, जैसे कि आपने शुगर इंडस्ट्री में देखा था, वही चीज यहाँ पे देख लो, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करती है। क्योंकि आयरन स्टील की प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है, तो इसलिए जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए मार्जिनल प्रॉफिट कम से कम होता है। फिर इनएफिशिएंटली मैनेज्ड पब्लिक सेक्टर, चूंकि ज्यादातर इसकी इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर में है, यानी सरकारी है, और सरकारी चीजें कैसे मैनेज होती है ये चीज आप जान रहे हो। हैवी डिमांड, हैवी डिमांड का मतलब डोमेस्टिक हैवी डिमांड, इंडिया में खुद ही इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है कि बाहर से और इंपोर्ट करना पड़ जाता है, एक्सपोर्ट करने की तो बात छोड़ दो। चलो अब दो इंडस्ट्री बची केवल, पेट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रिकल। ठीक, तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल्स कहते किसे हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट, एलपीजी और कोल से निकाले जाते हैं। ठीक,
अब सीधी सी बात है, अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट एलपीजी और कोल से निकाले जाएंगे तो ये कहाँ लोकेटेड होंगे? ये ऑयल रिफाइनरीज के पास में लोकेटेड होंगे, क्योंकि सारी बेसिक रिक्वायरमेंट उनको वहीं से मिलेगी। अच्छा, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से प्रोडक्ट कौन कौन से निकलते हैं? कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो वहीं से वही सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाइस्टफ, ड्रग, फार्मास्यूटिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, रेसिन, इंक, पेंट्स, ये सब यहाँ से मिलते हैं। चलो कुछ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की बात कर लेते हैं। हरडीलिया चेन्नई तमिलनाडु में है। नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज मुंबई में है। पेट्रोफिल्स कोऑपरेटिव लिमिटेड पीसीएल, इसके 3 प्लांट्स है, बड़ोदरा, नालधारी, ठीक, ये सब गुजरात में है। इंडियन पेट्रोकेमिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बड़ोदरा गुजरात में है। द बोगाईगांव पेट्रोकेमिकल लिमिटेड बोगाईगांव असम में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज हाजिरा गुजरात में है। हल्दिया पेट्रोकेमिकल हल्दिया वेस्ट बंगाल में है। और आईओसी यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के गुजरात और पानीपत में मिला के 3 प्लांट्स हैं। एडवांटेजेस क्या क्या है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, इकोनॉमिक है और चीप है। रॉ मटेरियल इजिली मिल जाता है, क्योंकि एग्रीकल्चर पे डिपेंड नहीं है, सीधे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है। हाईली कम्पैक्ट पोर्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और यहाँ जो इकोनॉमिक चीप और इस सबकी यहाँ पे देख रहे हो, आपने देखा था, यही चीज है जो आपके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और अब लास्ट इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री 1950s में डेवलप हुआ। रेडियो मैन्युफैक्चरिंग के साथ में इसकी शुरुआत हुई, पर अब बहुत सारी चीजें बनाता है, जैसे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है, मेडिकल डायग्नोसिस, आईटी, कंप्यूटर, इन सब चीजों में हमारी इंडस्ट्री आगे चल रही है। 3 मेजर इंडस्ट्री है। आईटीआई है जो बेंगलुरु कर्नाटका में, फुल फॉर्म है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ईसीआईएल हैदराबाद है, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बीईएल है द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। ठीक, अच्छा, 2 चीजें यहाँ पे और पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपकी बुक में है और पूछा जा सकता है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और स्पेस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि जुड़ी है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री से ही है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री फास्टेस्ट ग्रोइंग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है इंडिया की। देखो इलेक्ट्रॉनिक बात आई है ना, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। ठीक, इट इज अ लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर द आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। मतलब इंडिया की जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है वो बहुत कमजोर नहीं है, बहुत अच्छी है। ठीक, जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि जो इन्फोसिस है, विप्रो है, टीसीएस है, ये वर्ल्ड वाइड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो इसरो जो है 1960 में, और एग्जैक्टली बोले तो 1969 में स्टैब्लिश करा गया था, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आता है। जो इसरो है यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो बेंगलुरु में। इसके अलावा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो कि श्रीहरिकोटा में है। नेशनल रिमोट एजेंसी जो कि हैदराबाद में है। ये सब स्टैब्लिश करे गए थे। ठीक, विच गिव फर्दर इम्पीटस टू स्पेस रिसर्च प्रोग्राम इन इंडिया। कुछ सैटेलाइट हैं, जैसे आर्यभट्ट है, भास्कर है, पीएसएलवी है, जीएसएलवी है, एप्पल है, इनसैट है, चंद्रयान है, ये सब इंडिया के लिए मील के पत्थर हैं। और इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एंड होता है। आपने ये चीज़ पढ़ा, इस पे अब आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आप प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।